एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये बाई किसी तरह अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है। फिर हम रियूफांग को देखते हैं जो जब यांग यांग के पास जाता है तो वो एक क्लासरूम का बल्ब चेंज कर रही होती है क्योंकि वो खराब हो गया था। इसलिए रियूफांग बोलता है कि लाओ ये काम मैं कर देता हूँ। अब यहाँ वो उसे बातों ही बातों में सॉरी कहने वाला होता है, तभी वहाँ पर लिंगी आ जाता है। इसलिए वो टॉपिक चेंज करके बोल देता है कि तुम्हें ये सारे काम नहीं करने चाहिए, तो लड़कों के काम होते हैं। जो देखकर यांग यांग को काफी गुस्सा आ जाता है कि ये तो एक सॉरी भी नहीं बोल पा रहा, इसलिए वो उससे गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। अब रियूफांग उसे रोकने की कोशिश करता है जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है, तो यांग यांग उसे आकर बचा लेती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर हम ये बाई को देखते हैं जो अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम सच में उन दो को लाइक नहीं करते, जिस पर ये बाई कहता है कि हम दोनों सच में सिर्फ दोस्त हैं। उसकी मॉम बोलती है कि युन दो मुझे काफी पसंद है, लेकिन अगर तुम दोनों सिर्फ सच में दोस्त हो तो मैं उसे तुम्हारे कजन से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये बोलकर उसकी मॉम यहाँ से जाने लगती है और ये बाई ये सुनकर शॉक रह जाता है। रात में जब युन दो काम से घर आती है तो आंटी लो उससे पूछती है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, जिस पर युन दो हाँ करती है। तो आंटी लो कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, इसलिए तुम वीकेंड पर उससे मिलने के लिए जाना। अगले दिन रियूफांग ये बाई के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम युन दो को तुम्हारे कजन से मिलवाने वाली है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बुरा आइडिया है। जो सुनकर ये बाई कहता है कि तुम पहले तो मेरे पीठ पीछे मेरी मॉम से बात करना बंद करो, और वो तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए कहती है ताकि तुम ये सारी बातें मुझे बताओ। पर रियूफांग कहता है कि लेकिन इस बार तुम्हारी मॉम काफी सीरियस है क्योंकि मैंने ही उन दोनों के लिए रेस्टोरेंट रिजर्व किया है और वो आज शाम 6 बजे मिलने वाले हैं। पर ये बाई जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। रियूफांग आंटी लू को कॉल करके बोलता है कि हमारा काम हो गया है। असल में ये सब आंटी लू और रियूफांग की प्लानिंग थी। ये बाई अब यहाँ से निकलकर सीधा अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर युन दो के लिए तो नहीं आए, वो आज शाम को तुम्हारे भाई के साथ डिनर पर जा रही है। ये बाई कहता है कि आप भला उसे किसी और से क्यों मिलवा रही हो। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, और युन दो कितनी अच्छी लड़की है तो वो भला सिंगल कैसे रह सकती है, और क्योंकि तुम उसके अच्छे फ्रेंड हो तो तुम्हें भी इस टाइम में उसे सपोर्ट करना चाहिए। इसी बीच हम युन दो को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो सोचती है कि आंटी लू ने तो मुझसे कहा था ये सिर्फ एक फ्रेंड के साथ डिनर ही तो है, इसलिए मुझे रिलैक्स रहना चाहिए। वहीं ये बाई अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे पता है कि आप मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहे हैं। तभी वहाँ पर युन दो रेडी होकर आ जाती है। युन दो वहाँ पर ये बाई को देखकर पूछती है कि क्या तुम अपने कॉलेज वापस जा रहे हो, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं भी अपने कजन से काफी टाइम से नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो सुनकर उसकी मॉम और युन दो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। ये बाई अब अपनी मॉम को उनके रूम में भेज देता है और युन दो से कहता है कि तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो और अपने मेकअप भी रिमूव करके एकदम नॉर्मल लुक में आ जाओ जैसे तुम यूजुअली रहती हो, क्योंकि मैं अपने कजन को जानता हूँ और वो पहली बार तुम्हें किसी कैजुअल जगह पर ही ले जाएगा, इसीलिए तुम्हें ऐसे ड्रेसअप होकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। युन दो अब जब चेंज करने के लिए जाती है तो ये भाई काफी खुश हो जाता है। असल में वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसके भाई को युन दो पसंद ना आए। युन दो अब जैसे ही बाहर आती है तो ये भाई बोलता है कि हाँ अब तुम परफेक्ट लग रही हो। तभी वहाँ पर ये भाई का कजन आ जाता है जिसका नाम लिंग चैन होता है। वो यहाँ आके युन दो से मिलता है और उसे हैंडशेक करने ही वाला होता है, पर तभी ये भाई उससे हैंडशेक कर लेता है, जो देखकर ये दोनों ही शॉक रह जाते हैं। फिर ये भाई इन लोगों को चलने के लिए बोलता है तो लिंग चैन पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि हम दोनों भी काफी टाइम से नहीं मिले थे इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब कार में बैठते वक्त जब युन दो फ्रंट सीट पर बैठने वाली होती है तब उसके बैठने से पहले ये भाई वहाँ पर बैठ जाता है, इसलिए युन दो को पीछे बैठना पड़ता है। अब जब ये लोग डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो वहाँ युन दो ये भाई से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई फर्स्ट डेट पर लड़कियों को कैजुअल जगह पर लेकर जाता है, और देखो यहाँ तो वेट्रेस ने भी ड्रेस पहन रखी है, तो क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था। अब ये देखकर ये भाई स्माइल करने लगता है। तभी ली चैंग युन दो से बात करने लगता है और वो भी उससे काफी फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी, जो देखकर ये भाई को बिल्कुल भी हजम नहीं होता और वो उनकी बातों में बीच में बार बार इंटरप्ट करता रहता है। उसी वक्त युन दो को एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है, इसलिए वो उसे अटेंड करने के लिए साइड में चली जाती है। लिंग चैन अब ये भाई से पूछता है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो। ये भाई बताता है कि हाँ, मेरे दिल में एक लड़की है जो कि काफी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर देती है। ये सारी बातें वो युन दो को देखकर कह रहा था, जिससे लिंग चैन भी समझ जाता है कि वो युन दो की बात कर रहा है। डिनर करने के बाद उनके जाते ही लिंग चैन आंटी लू को कॉल करता है और कहता है कि आपका प्लान सच में काम कर गया। ये भाई युन दो को सच में लाइक करता है, जो सुनकर वो भी खुश हो जाती है क्योंकि ये सारे ट्रिक्स उन्होंने ये भाई के दिल की बात जानने के लिए ही की थी। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि रास्ते में घर जा रहे थे, तो युन दो कहती है कि ये कितना सुनसान इलाका है और यहाँ तो GPS भी काम नहीं कर रहा। ये भाई उसे डराने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर गोस्ट रहता है,
जो सुनकर युंदुओ काफी डर जाती है और रोने जैसी शक्ल बना लेती है। तो ये भाई हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसी शक्ल बनाते हुए कितनी क्यूट लगती हो। पर तभी ये भाई युंदुओ के पीछे देखता है और बोलता है कि तुम्हारे पीछे कोई है। युंदुओ अब जैसे ही उसकी आवाज सुनती है तो वो काफी डर जाती है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे अल्कोहल खरीदनी है। जो देखकर वो दोनों ही डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बॉक्सेस के एक ढेर से टकरा जाते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ईबाई के हाथ में थोड़ी सी चोट लगी थी युंदुओ को बचाते हुए, इसलिए युंदुओ उसके हाथ पर दवाई लगा रही थी। वो बोलती है कि तुम एक स्विमर हो इसलिए तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब बोलते हुए वो रोने लगती है। ईबाई उसे बोलता है कि मेरी आंखों में देख कर कहो कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि मैं एक स्विमर हूँ और इसीलिए मुझे चोट लगी है। तो युंदुओ कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती और तुम मेरे। इतना बोलकर वो रुक जाती है। ये भाई अब युंदुओ के आंसू पहुंचता है और उसके पास आकर उसे किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो उन्हें देखकर बोलती है कि मुझे इग्नोर करो। अब अपनी मॉम के सामने ईबाई और युंदुओ दोनों फिर से एम्बैरेस हो जाते हैं। फिर युंदुओ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है क्योंकि वो अब कॉलेज वापस जा रहा था। अगले दिन साउथ फिजिकल टीम की ट्रेनिंग हो रही होती है। तभी वहाँ पर कोच युआन एक ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है जिन्हें पहली बार इस अपीयरेंस में देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पर तभी हम उनके साथ एक आदमी भी देखते हैं जिसे देखकर कोच वो काफी चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि ये आखिर यहाँ पर क्यों आया है। कोच सभी के सामने आकर बताती हैं जिनका नाम कोच फई है और ये एशियन एलीट टीम की कैप्टन है। ये यहाँ पर हमें 2 हफ्ते के लिए ड्रीम कप में कॉम्पीट करने की ट्रेनिंग देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोच फई सभी एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली नोटिस कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर र्यूफांग कहता है कि इसीलिए कोच युआन ने कोच वू को रिजेक्ट किया होगा। कोच वू बोलते हैं कि कोच फई यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, इसलिए तुम सब अपने काम पर ध्यान दो। ये बोलकर वो जेलस होकर यहाँ से चले जाते हैं। रात में हम युंदुओ को देखते हैं जो कि लगातार काम किए जा रही थी। जैसे ही वो अपना काम फिनिश करती है तो देखती है कि लिंजी तो उसका वेट करते करते यहीं पर सो गया है, इसलिए वो उसे उठाकर घर चलने के लिए बोलती है। लेकिन जब वो नहीं उठता तो वो उसे टच करती है और देखती है कि उसे तो फीवर है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ युंदुओ भी कुर्सी पर सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो लिंजी को डांटती है क्योंकि वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहा था। लिंजी उसे अपने लिए इतना वरिड देखकर काफी खुश होता है और बोलता है कि वो भी उसके साथ काम पर चलेगा। जब युंदुओ उसे मना करती है तो वो उसका हाथ अपने गाल पर लगाते और बोलता है कि मेरा फीवर चला गया है, इसीलिए अभी दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। जहाँ युंदुओ से बोलती है कि अगर तुम्हें जरा सी भी वीकनेस लगे तो मुझे बता देना, जिस पर वो कहता है कि मैं कॉफी पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, इसलिए वो कॉफी बनाने के लिए जाता है। उसके पीछे पीछे चैंग मई भी आ जाती है जो उससे पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ जेम्स लिन के बारे में। जो सुनकर लिंजी चुप हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देता। चैंग मई उससे बोलती है कि तुम भला अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो और इस कंपनी में असिस्टेंट बनने का आखिर तुम्हारा क्या मोटिव है। लिंसी बोलता है कि मैं जेम्स लिन नहीं हूँ। तो चैंग मई बोलती है कि मैंने उस दिन एक रेस्टोरेंट में तुम्हारी और बॉस की बातें सुन ली थी जहाँ पर उन्होंने तुम्हें जेम्स लिन बुलाया था। लिंसी बोलता है कि जेम्स लिन 4 साल पहले ही गायब हो चुका है और मैं तो यहाँ पर सिर्फ युंदुओ के लिए आया हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। पर यहाँ वो अभी भी कन्फेस नहीं करता कि वही जेम्स लिन है। युंदुओ की कंपनी में एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ चैंग मई के दिमाग में सिर्फ लिंसी की बातें ही घूम रही थी। इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे अपने बॉस से डांट भी पड़ती है। फिर बॉस युंदुओ को ईबाई का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं क्योंकि वो इन दिनों काफी पॉपुलर था। और मीटिंग खत्म होने के बाद वो चैंग मई को अपने ऑफिस में रोक कर बोलते हैं कि लास्ट वीक से तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है और अब हमारी कंपनी सिर्फ एक ही इंटर्न को ऑफिशियल रिपोर्टर बनाएगी, जिसमें मैं पहले तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन अब युंदुओ काफी अच्छा काम कर रही है। जो सुनकर चैंग मई कहती है कि बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। जिसके बाद हम स्विमिंग स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ दोनों कोच एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जब ईबाई स्विमिंग करता है तो कोच फाई उसे एक काम म्यूजिक सुनाते हैं, जिसको सुनते हुए जब ईबाई स्विमिंग करता है तब वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और सिर्फ 48.02 सेकंड्स में ही अपने राउंड पूरा कर लेता है। जिसकी ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग खुश होते हैं और कोच युआन कोच फाई को थैंक्स बोलती है क्योंकि उनकी वजह से ईबाई की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी। फिर हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ जैसे ही चैंग मई नीचे आती है तो युंदुओ उससे पूछती है कि बॉस ने तुम्हें क्या कहा, जिस पर चैंग मई झूठ बोल देती है कि उन्होंने मुझे सिर्फ काम पर फोकस करने के लिए कहा है। उसी वक्त मिस्टर सन यहाँ पर आ जाते हैं जो युंदुओ को बताते हैं कि नॉट फिजिकल टीम का कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए तुम जाकर ओयांग का इंटरव्यू लो। तभी चैंग मई कहती है कि बॉस ने तो अभी अभी युंदुओ को ईबाई का इंटरव्यू लेने के लिए कहा है, इसलिए लिंजी बोल देता है कि आप युंदुओ को ईबाई का इंटरव्यू लेने के लिए भेज दीजिए और मैं चैंग मई के साथ ओयांग का इंटरव्यू लेने के लिए जाता हूँ, जिस पर वो भी मान जाते हैं। फिर हम ईबाई को कोच युआन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर कोच फाई उसे एशियन एलीट टीम ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं।
जो सुनकर कोच युआन कहती है कि आपने तो पहले र्यूफांग को ज्वाइन करने के लिए कहा था। कोच फाई कहते हैं कि ईवाई की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो एशियन एलीट टीम को ज्वाइन करेगा तो वो आगे बहुत कुछ अचीव कर सकता है। उसी वक्त वहाँ पर युंदो आती हैं, जो देखती है कि ईवाई के टीममेट्स बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो युंदो भी उनके साथ शामिल हो जाती है और बातें सुनने लगती हैं। अंदर कोच फाई ईवाई को बोलते हैं कि ड्रीम कप के हिसाब से तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो है, इसलिए अभी तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हें एशियन एलीट टीम में ले जाकर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, जिसके बाद तुम इंटरनेशनल मैचेस में कॉम्पीट करना। ईवाई को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा टाइम मांगता है जवाब सोचने के लिए, जिस पर कोच फाई भी मान जाते हैं। अब जैसे ही ईवाई बाहर आता है तो वो यहाँ पर इन सब को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब क्या कर रहे थे। अगले सीन में जब ईवाई लंच कर रहा होता है तो सभी लोग उसी को घूर रहे थे। तभी मिंगटियान बोल देता है कि हम ईवाई को नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ड्रीम कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हम लोग हार जाएंगे। यांग यांग भी बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हर एक पर्सन हमारी टीम में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन र्यूफांग बोलता है कि तुम सब चुप करो, ये सारी चीजें ईवाई को डिसाइड करने दो। ये बोलकर वो उठकर यहाँ से चला जाता है। असल में वो भी नहीं चाहता था कि ईवाई उन्हें छोड़कर जाए। वही हम युंदो को कोचेस के पास देखते हैं, जहाँ वो उनसे बोलती है कि हमारी कंपनी ईवाई का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहती है, जिसमें वो उसकी ड्रीम कप से पहले की सारी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करेंगे, ताकि सभी लोगों को पता चले कि एक स्विमर को कितनी हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। लेकिन कोच वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये इंटरव्यू उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम यहाँ पर मत आया करो। युंदो बोलती है कि मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आती हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको परेशानी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी कोच फी उसे रोकते हैं और दोनों कोचेस को कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू ईवाई के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, जिस पर वो दोनों कोचेस भी मान जाते हैं और युंदो भी खुश हो जाती है। कोच फाई कहते हैं कि आगे भी तुम उसका इंटरव्यू लेना, लेकिन अमेरिका आकर, क्योंकि मैं उसे ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर ले जाने वाला हूँ, जिसमें 18 महीने लगेंगे। जो सुनकर युंदो शॉक हो जाती है। कोच वो अब ईवाई के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा चांस काफी कम लोगों को मिलता है। जो इनकी बातें सुनकर ईवाई तो अभी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तो कोच वो कहते हैं कि तुम अपना टाइम लेकर अच्छी तरह से सोच लो, कुछ ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे बाद में तुम्हें रिग्रेट फील हो। दूसरी तरफ हम चैंगमई और लिंजी को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ लिंजी बोलता है कि बॉस ने तुम्हें ये कहा था कि अब वो सिर्फ एक ही इंटर्न को ऑफिशियल रिपोर्टर बनाएंगे। इस बात के बारे में तुमने युंदो को क्यों नहीं बताया? क्या तुम उससे डरती हो क्योंकि बॉस को अब उसका काम ज्यादा पसंद आने लगा है? चैंगमई बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसे वरीड नहीं देखना चाहती थी और युंदो मेरी दोस्त है, इसलिए मैंने कम से कम उसे तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोला जैसे कि तुम अपनी आइडेंटिटी उससे छुपा रहे हो। तो लिंजी कहता है कि ठीक है, तो फिर हम एक डील करते हैं, तुम उसे मेरे बारे में नहीं बताओगी और मैं भी उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि युंदो ने मुझे बताया था कि वो इस कंपनी में तुम्हारे साथ जॉब करना चाहती है, इसीलिए उसकी विश ही मेरी विश है। फिर हम ईवाई और युंदो को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ ईवाई उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी एशियन एलीट टीम ज्वाइन करने वाली बात को सुन लिया था? जिस पर सबने मुझे अपना अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जिस पर युंदो कहती है कि मैंने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। ईवाई बोलता है कि एशियन एलीट टीम ज्वाइन करना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट साउथ फिजिकल टीम है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स और अपने कोचेस के साथ नहीं छोड़ना चाहता। युंदो बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स सबका सपोर्ट के बिना तुम वहाँ अकेले जाकर ट्रेनिंग करना तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा और मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ। ईवाई उसे बोलता है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। युंदो कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्विमर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे ड्रीम के इतने करीब होते हुए मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ, इसलिए तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन युंदो सुबह सुबह ईवाई के पास पहुंच जाती है और उसकी सारी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करने लगती है कि आखिर ईवाई किस तरह से ट्रेनिंग करता है। अब युंदो जब यहाँ से जा रही होती है तभी उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन ईवाई उसे बचा लेता है। लेकिन युंदो के पैर में अब मोच आ जाती है और वो चल नहीं पा रही थी, जो देखकर ईवाई को अच्छा नहीं लगता और वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगता है, जहाँ ये दोनों साथ में थोड़ी मस्ती भी करते हैं और इन्हें इस तरह खुश देखकर लिंजी को काफी जेलस फील हो रहा था। अगले दिन ऑफिस में चैंगमई ओयंग का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही होती है। फिर वो लोग ओयंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां लिंजी चैंगमई को रुकने के लिए बोलकर ओयंग के पास जाता है, जहां वो उससे लिटिल वन से रिलेटेड बात करने लगता है और इन दोनों को इस तरह बात करता हुआ देखकर चैंगमई समझ जाती है कि ये दोनों शायद एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं।
लिंजी अब ओयंग को इंटरव्यू देने के लिए कहता है, लेकिन ओयंग मना कर देता है। तो लिंजी उसे कहता है कि क्या तुम ये लिटिल वन के लिए भी नहीं करोगे, जिस पर ओयंग मान जाता है और इंटरव्यू देने के लिए उनकी कंपनी पहुंचता है। ओयंग जब इंटरव्यू देकर जा ही रहा होता है, तभी वो युनदो से कहता है कि अब मुझे समझ आया कि ये भाई तुम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड लिटिल वन से काफी ज्यादा मिलती हो। युनदो उससे पूछती है कि लिटिल वन कौन है, तो ओयंग कहता है कि अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो ये बाई से खुद ही पूछ लेना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रीम कप का सेकंड कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें नॉट फिजिकल टीम परफॉर्म करने वाली थी और ओयम स्विम करते हुए लिटिल वन के बारे में याद कर रहा था। इसी तरह वो रेस जीत जाता है, जो मैच टीवी पर साउथ फिजिकल टीम के लोग भी देख रहे थे। और इस बार ओयंग ने ये बाई का बनाया हुआ रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। जहाँ र्यूफैंग कहता है कि ये बाई ने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इसीलिए तुम्हारे अंदर काफी एनर्जी आ गई है। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ओयंग ने एक इंटरव्यू भी दिया था, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका पहला इंटरव्यू था और ये इंटरव्यू भी युनदो की कंपनी ने ही लिया था। लेकिन युनदो उन्हें बता देती है कि ये इंटरव्यू मैंने नहीं लिया है। इस इंटरव्यू में ओयंग बोलता है कि ड्रीम कप में अगर कोई कॉम्पिटिटर है जो मुझे हरा सकता है तो वो ये बाई है, और मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि वो इस कंपटीशन के लिए काफी मेहनत कर रहा है। लिटिल वन, अगर तुम भी मेरा इंटरव्यू देख रही होती तो तुम्हें काफी खुशी होती। जो सुनकर युनदो पूछती है कि आखिर लिटिल वन कौन है। कल भी ओयंग ने मुझसे लिटिल वन के बारे में बात की थी और उसने कहा था कि मैं बिल्कुल लिटिल वन की तरह दिखती हूँ, तो आखिर ये पर्सन है कौन। लेकिन निबाई उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। आगे युनदो अपने ऑफिस वापस आ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि चैंग में ओयंग का इंटरव्यू लेकर फर्स्ट स्पॉट पर आ गई है, इसीलिए वो उसके लिए काफी खुश होती है। तभी इनके बॉस यहाँ पर आते हैं, जो इन दोनों को बोलते हैं कि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि पहले तो ओयंग और ये बाई काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो राइवल बन गए। इसीलिए वो इन दोनों को इस सब के बारे में रिसर्च करने के लिए बोलते हैं और लिटिल वन के बारे में भी पता लगाने को कहते हैं। युनदो अब लिटिल वन के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रही थी और इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे वहाँ पर अपनी और ये बाई की एक फोटो मिलती है, और ये उस दिन की फोटो थी जिसमें ये बाई ने उसे पीठ पर कैरी किया हुआ था जब उसके पैर में चोट लग गई थी। तो ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि आखिर ये फोटो किसने ली। अगले दिन बहुत सारे रिपोर्टर्स ये बाई के कॉलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ वो उससे पूछने लगते हैं कि उस रिपोर्टर और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। पर कोच वो ये बाई को उन सभी से बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं युनदो भी जब ऑफिस आ रही थी, तभी सब लोग यही बातें करने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जो फोटो में ये बाई के साथ थी। इसीलिए वो किसी तरह से अपने मुंह को ढककर ऑफिस आती है, जहाँ चैंग में उसे बताती है कि डायरेक्टर लियो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जो सुनकर वो काफी घबरा जाती है। दूसरी तरफ कोच युआन यीबाई से बोलती है कि आखिर तुम उस रिपोर्टर के इतना क्लोज क्यों गए थे। तो कोच वो बताते हैं कि यीबाई ने मुझे पहले ही बता दिया है, युनदो के पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था। कोच फई बोलते हैं कि ये तो आप लोगों के लिए काफी छोटी बात हो सकती है, लेकिन एशियन एलीट टीम के कोचेज ये सारी बातें नहीं मानेंगे और एक छोटी सी गलती भी एक स्विमर के करियर को एंड कर सकती है। कोच युआन बोलती है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पर कोई असर न पड़े, इसलिए अब से तुम युनदो से नहीं मिलोगे। जो सुनकर यीबाई शॉक हो जाता है और कोच को समझाते हुए बोलता है कि आप लोग जैसे समझ रहे हैं युनदो वैसी नहीं है, वो कभी भी मेरी इमेज को खराब नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो हमेशा मेरी काफ़ी हेल्प की है। और कोच फई आपका कंसर्न तो ये है कि एशियन एलीट टीम के कोचेज मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आखिर मैं आपको ये बात काफ़ी पहले से ही बता देना चाहता था कि मैं एशियन एलीट टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता और मैं अपनी टीम के साथ ही रहूंगा जब तक उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। इसीलिए अब कोच युआन आपको भी मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने अभी अभी युनदो के लिए जो कुछ भी कहा आप अपने वर्ड्स को वापस ले लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, इसमें युनदो भी इन्वॉल्व है और मैं अपनी फ्रेंड को अकेले सफर करता हुआ नहीं देख सकता। भाई ऑफिस में युनदो के बॉस भी उसे काफी डांट लगा रहे थे और बोलते हैं कि हमने तो तुम्हें वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था, ना कि खुद ही न्यूज़ की हेडलाइन बनने के लिए। तुम्हारी वजह से लोग हमारी कंपनी पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने ये सब जानबूझकर करवाया है। तो अब तुम इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगी। युनदो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर बॉस युनदो को कंपनी छोड़ने के लिए बोल देते हैं। जो सुनकर युनदो काफी सैड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त लिंजी वहाँ पर आ जाता है और बॉस को कहता है कि आपको इस र्यूमर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने एम्प्लॉय का स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप युनदो को जॉब से निकाल देंगे तो ऐसा कर आप सभी लोगों को सही साबित कर देंगे। अब बॉस को भी समझ आ जाता है कि लिंजी सही कह रहा है और वो युनदो को इस र्यूमर फैलाने वाले के बारे में पता लगाने को बोलते हैं। इधर कोच वो यीबाई के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या तुम युनदो की वजह से इस चांस को मिस कर रहे हो, जिस पर यीबाई कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी टीम के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एशियन एलीट टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता।
उसी वक्त वहाँ पर कोच फे भी आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया, लेकिन तुम जानते भी हो कि तुम क्या गवा रहे हो। तुम्हें एशियन एलीट टीम ज्वाइन करने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुमने ड्रीम कप का सिर्फ अभी एक ही मैच जीता है, लेकिन अगर तुम यहीं पर रहकर अपनी आगे की ट्रेनिंग करोगे तो तुम इस चैंपियनशिप को कभी भी नहीं जीत पाओ। जो सुनकर कोच वो भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ पर उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। फिर वो बोलते हैं कि ये भाई मुझे पता है कि तुम्हें 4 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था तुम्हारे कोच की वजह से, और अगर अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा तो तुम एक प्रोफेशनल स्विमर बन जाओगे। ये भाई उन्हें जवाब में बोलता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे 4 साल वेस्ट हो गए, जबकि वो 4 साल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सिर्फ कोच वो ने ही मेरा साथ दिया और मुझे समझ आया कि स्विमिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कोच वो ये भाई के जवाब से काफी खुश होते हैं और कोच युवान जो कि बाहर खड़े हुए उनकी बातें सुन रही थी, वो भी ये जानकर काफी खुश हो जाती है। ऑफिस में युंदो काफी अपसेट होती है। तभी मिस्टर सन उसके पास आकर उसे मोटिवेट करते हैं। फिर उनकी कंपनी के बाहर ईबाई की कुछ फैंस आ जाती हैं और उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशन है। तभी वहाँ पर लिंसी आ जाता है, जो सभी के सामने ये बोल देता है कि ईबाई और युंदो का कोई रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि युंदो मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर युंदो के साथ साथ वहाँ खड़े सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लिंसी बोलता है कि हम ईबाई के काफी अच्छे दोस्त हैं और उस दिन युंदो के पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए ईबाई सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद कर रहा था। ये बोलकर वो युंदो को यहाँ से ले जाने लगता है। युंदो लिंजी को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुमने आखिर सबके सामने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो लिंजी बोलता है कि लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए मैंने ऐसा कहा। फिर वो उसे बोलता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें ये बाई से दूर रहना चाहिए। युंदो बोलती है कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं भला ऐसा क्यों करूँ। फिर वो युंदो को भड़काते हुए कहता है कि अगर ये बाई की इमेज खराब हुई तो वो इसका ब्लेम तुम पर डालेगा। युंदो उसे जवाब देते हुए बोलती है कि ये बाई ऐसा इंसान नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम आंटी लू को देखते हैं, जो कि उस वीडियो को देखकर इबाई की डैड से बोलती है कि हमारी डॉटर इन लोगों को किसी ने चुरा लिया। उसी वक्त युंदो घर पर आ जाती है तो आंटी लू उसे उस वीडियो को दिखाते हुए पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर युंदो मना कर देती है। जो सुनकर आंटी लू थोड़ा रिलीफ फील करती है। युंदो अब जब अपने रूम में होती है तो कोच वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं, पर तभी वो रास्ते में कोच युवान और कोच फई को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, इसलिए वो उनकी बातें छुपकर सुनने लगते हैं। तो कोच युवान बताती है कि मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी और मैं ईबाई के डिसीजन से एग्री करती हूँ, क्योंकि 4 साल पहले जब ईबाई को कंपटीशन से निकाल दिया गया था तब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन एक कोच वो ही थे जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। ईबाई भी हर दिन काफी कड़ी मेहनत करता है और बहुत प्रैक्टिस करता है और जब तक कोच वो उसे ट्रेनिंग देते रहेंगे वो कभी भी नहीं हारेगा। जो सुनकर कोच फई कहते हैं कि मुझे कोच वो से काफी जलन होती है क्योंकि उसके पास तुम्हारे और ईबाई जैसे 2-2 डायमंड है। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं और कोच वो ये सारी बातें सुनकर इमोशनल और खुश दोनों होते हैं। फिर कोच वो युंदो से मिलते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ईबाई को लाइक करती हो, पर युंदो कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी इस दोस्ती की वजह से ईबाई की ट्रेनिंग पर काफी असर पड़ रहा है, इसलिए अगर तुम उसे खुश देखना चाहती हो तो उससे आप कभी भी मत मिलना। जो सुनकर युंदो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर वो खड़े होकर अपने हाथ में पानी का ग्लास उठा लेती है, जिसे इस तरीके से देखकर कोच वो सोचने लगते हैं कि अब वो पानी का ग्लास उनके ऊपर फेंक देगी, लेकिन वो तो उस पानी के ग्लास को पीकर पहले खुद को काम डाउन करती है और फिर बोलती है कि आप मुझे क्या समझते हैं, मैंने कभी भी ईबाई को हार्म नहीं पहुंचाया है, मैंने कभी भी उसके खिलाफ कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाई है, तो आप मुझे क्यों मेरे फ्रेंड से अलग करना चाहते हैं। और जिस पिक्चर की वजह से ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसके लिए मैंने ही पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है, और अगर आप मुझे उससे दूर कर भी देंगे तो कोई और रिपोर्टर आकर ईबाई के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखेगा। कोच वो अब उसे शांत होने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी वजह से ईबाई ने एशियन एलीट टीम में जाने का मौका गवा दिया है, तो अब बताओ क्या तुम ईबाई को इस तरह से सैक्रिफाइस करता हुआ देख सकती हो। जो सुनकर युंदो चुप हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में बैठकर युंदो ईबाई के बारे में ही सोच रही थी कि क्या मैं सच में ईबाई के करियर को इफेक्ट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर उनके बॉस आकर अनाउंस करते हैं कि अब हम ऑफिस में 13 में से सिर्फ 6 इंटर्न्स को ही रखेंगे। फिर बॉस युंदो को बोलते हैं कि अब से तुम ईबाई का इंटरव्यू नहीं लोगी, इसलिए तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चेंगमई को दे दो, क्योंकि अब वो तुम्हारी जगह पर इंटरव्यू लेगी। जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाती है। तभी उसके पास मिस्टर सन आते हैं, जो उसे एक गुड बाय गिफ्ट देते हैं। ये देखकर युंदो और अपसेट हो जाती है और बोलती है कि अभी तो ये बात कंफर्म नहीं है कि मुझे जॉब छोड़कर जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप तो मुझे अभी से गुड बाय कह रहे हो। युंदो अब उनसे पूछती है कि आखिर वो क्या करे जिससे वो अपनी इंटर्न वाली पोजीशन को बचा पाए।
तो मिस्टर सन कहते हैं कि अगर तुमने लास्ट टाइम सन यांग का इंटरव्यू ले लिया होता तो शायद तुम अपनी पोजीशन को बचा पाती। रात में हम ये बाई को देखते हैं जो कि अकेला पूल के पास बैठा हुआ था। तभी र्यूफांग उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम अभी भी युंदो और लिंजे के बारे में सोच रहे हो, तो परेशान मत हो। ये बोलकर वो युंदो को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। युंदो जब यहाँ पर आती है ये बाई कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। युंदो कहती है कि नहीं लिंजी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये सब दोस्त ने उस सिचुएशन को संभालने के लिए कहा था। जो सुनकर ये बाई थोड़ा खुश हो जाता है। ये भाई अब उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ा है। युंदो अब उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि उस पिक्चर की वजह से तुम्हारा एशियन एलीट टीम को ज्वाइन करने का चांस कैंसिल हो गया है। लेकिन ये भाई उसे बताता है कि ये मेरा खुद का डिसीजन है, क्योंकि मैं अपने कोच और अपनी टीम को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं इस कंपटीशन में ओयंग के साथ फाइट करना चाहता हूँ और अपने लकी चार्म को अपने लिए चेयर अप करते हुए देखना चाहता हूँ। तब ये बाई बोलते हुए उसके सर पर हाथ रखता है। ये बाई उसे बताता है कि हमारी टीम 4-5 दिन के लिए प्राइवेट ट्रेनिंग के लिए जा रही है, इसलिए अब मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा। इसलिए युंदो उसे बाई बोलकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि साउथ फिजिकल टीम ट्रेनिंग की जगह पर पहुंच जाती है, जहां कोच वो सभी लोगों को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं और मन ही मन खुद से बोलते हैं कि ये बाई तुमने मेरे लिए एशियन एलीट टीम जाने का मौका गवा दिया, इसलिए मैं भी अब तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करवाने में पूरी मेहनत करूंगा। वहीं युंदो भी सन यांग का इंटरव्यू लेने के लिए एक होटल में जाती है, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे और सन यांग का असिस्टेंट वहाँ पर आकर सभी लोगों को इंटरव्यू लेने से मना कर देता है, जो सुनकर युंदो काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम ये बाई और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग खत्म करने के बाद शाम को कार्ड्स खेल रहे थे और डिसाइड करते हैं कि जो भी इस गेम में हारेगा वो लड़की की कॉस्ट्यूम पहनेगा। और इस गेम में र्यूफांग हार जाता है, इसीलिए उसे वो कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है और इसी गेटअप में यांग यांग से मिलने के लिए जाता है, जो उसे इस तरह देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसे डंप बोलती है और ये सीन काफी फनी होता है। अगले दिन युंदो और सन यांग का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, लेकिन सन यांग तो बिना इंटरव्यू दिए ही वहाँ से चला जाता है। इसलिए युंदो उसके असिस्टेंट को एक लेटर देती है और बताती है कि मैं सन यांग का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, इसलिए आप प्लीज ये लेटर उन्हें दे दीजिएगा। इसी तरह अब युंदो डेली सन यांग का इंटरव्यू लेने के लिए आती है, लेकिन एक बार भी उसे इंटरव्यू लेने का चांस नहीं मिलता। दूसरी तरफ साउथ फिजिकल टीम भी दिन ब दिन काफी कड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। रात में जब युंदो घर आती है तो आंटी लू अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करने लगती है और युंदो से कहती है कि प्लीज तुम जल्दी से ये बाई को बुला लो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।